हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत दिन से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि आप ऑफलाइन तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं लेकिन कोई ऑनलाइन वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो इसी के लिए आज मैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उससे पहले जो आपको बैनर दिखाई दे रहा है, ये मैंने खुद की साइंस क्लासेस स्टार्ट की हैं, पहले से भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। तो जो बच्चे मेरे इलाके के हैं वो अगर पढ़ना चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एसएसटी 10th के लिए है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th के लिए है। यूपी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए इसमें मैं पढ़ाता हूँ। और ये मढ़ौरा बलदेव मथुरा इसका एड्रेस है। और इसमें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जितनी भी जीके है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जहाँ पर जीके पूछी जाती हो उस लेवल की जीके और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जाएगी। तो अगर जिस किसी को भी पढ़ना हो तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को क्लास 10th सीबीएसई हाई स्कूल जो यूपी बोर्ड है या हिंदी बोर्ड से होते हैं उनके लिए मैंने चैप्टर तैयार किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी इसमें दो पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। यानी अगर हम हाइड्रोजन को लें तो H2 + O2 गिव्स H2O, यानी हमें इन्होंने पानी दिया। यानी इसमें दो या दो से अधिक या अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको किसी भी विधि द्वारा, किसी भी भौतिक विधि द्वारा उलटा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये देखिए दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ को दोबारा से उसी अवस्था में लाया जा सकता है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि दोनों प्रकार के परिवर्तन पूछे जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ को दोबारा से उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। और रासायनिक अभिक्रिया में जो शामिल होते हैं, यानी हम उसके अभिक्रिया में जो शामिल होते हैं, जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, तापमान में परिवर्तन आ जाता है और किसी न किसी गैस का उत्सर्जन होता है। अब जो भौतिक तरीके होते हैं जिससे हम बदल सकते हैं, ये वाष्पीकरण से, इसको हम वाष्पीकरण से भी नहीं बदल सकते हैं। दूसरा होता है ऊर्ध्वापातन, इससे भी नहीं बदल सकते। वाष्पीकरण से पानी को हम वाष्प में बदल सकते हैं। ऊर्ध्वापातन का एग्जाम्पल आपका नेफ्थलीन और कपूर होता है। आसवन विधि से हम तेल को अलग करते हैं, डेस्टिलेशन करते हैं। अपकेंद्रण विधि जो होती है, जैसे दूध से मक्खन निकालना, उससे भी हम नहीं बदल सकते। ठीक है। उसके बाद में आता है कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमारे दैनिक जीवन में भोजन का पाचन होता है। क्या भोजन को हम दोबारा से पलट सकते हैं? नहीं पलट सकते। श्वसन लेके जब हम श्वसन करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। एक होता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगती है तो उसको हम दोबारा से लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो लोहे पर जंग लगना। और लोहे में जंग लगना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका वजन में क्या परिवर्तन होता है, घटता है कि बढ़ता है? तो उसका वजन बढ़ता है। उसके बाद आता है दही का बनना। दही बन जाती है लैक्टिक अम्ल के कारण, उसके बाद उसको हम दोबारा से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है अभिकारक और उत्पाद। ये होते क्या, इनकी डेफिनेशंस हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, यहाँ पे मैंने लिया H2 + O2, ये दोनों लिए, ये हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को मैंने लिया है, तो ये दोनों अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है। इनसे जो मिलकर, और ये जो मैंने एरो खींचा है, इस एरो को बोलते हैं रिएक्शन, यानी अभिक्रिया। यानी इसके पूंछ की तरफ होता है अभिकारक, इसके सामने की तरफ जो होता है वो उत्पाद होता है। अब उत्पाद के बारे में बात करेंगे। ये डेफिनेशन इसका हो गया, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद आता है उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। सिंपल चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दोबारा से आपको बता देता हूँ, H2 + O2 गिव्स H2O, यानी इन्होंने हमें दिया H2O। तो अब देखो, ये तो उत्पाद कहलाएगा और ये कहलाएगा, ये अभिकारक कहलाएगा और ये कहलाता है उत्पाद। ठीक है, ये उत्पाद कहलाता है। उत्पाद सिंपल याद रखने का तरीका है कि रिएक्शन लाइन, यानी अभिकारक जो तीर होता है, एरो होता है, उसके
उसके पूँछ की तरफ तो होता है अभिकारक और सामने की तरफ होता है उत्पाद। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। उदाहरण के लिए वही लिया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण यानी पानी का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। देखिए प्रतीक, क्योंकि हम किसी अभिक्रिया को लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन को वायु की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया गया है, तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन इस अभिक्रिया को अगर हम इतना लंबा लिखेंगे तो ये बहुत लेंदी पड़ेगा और ये बहुत परेशानी वाली ये बात होगी। इसके लिए आप अगर अपने 9th पढ़ के आए होंगे, क्या किसी भी बोर्ड से हो, 9th पढ़ के आएंगे, तो उसमें बताया गया है कि जो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने सिंबल सिस्टम दिया था, यानी प्रतीक जो सूत्र का सिस्टम था वो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो उन्होंने इस सिस्टम को दिया था, यानी अगर मैग्नीशियम को हम Mg, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमेशा जो सिंबल होगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा, 118 एलिमेंट हैं, वो कभी समान नहीं हो सकते। उनका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा वाला जो होगा वो स्मॉल होगा। इसमें कुछ लैटिन भाषा के नाम का भी यूज़ किया गया है। जैसे हम अगर बात करें, सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na होता है, इसका नाम लैटिन भाषा का नीट्रियम होता है, इसीलिए इसको सोडियम लिया गया। क्योंकि अगर हम इसको S लेते तो हमारे पास सल्फर था, दूसरा लेते सेलेनियम था, ऐसे करके हमारे पास तत्व थे, इसलिए नहीं लिया। ऐसे ही आपका पोटेशियम का आपका जो सिंबल होता है वो K होता है और उसका जो नाम है लैटिन भाषा का वो कैलियम है। इस प्रकार से जैसे हम बात करें फेरस की यानी आयरन की, उसका सिंबल होता है आयरन का Fe, लेकिन जो आयरन का सिंबल है ना वो लैटिन भाषा से उठाया गया है Fe, यानी उसका नाम फेरम या फेरस होता है, या कहीं फेरक भी होता है। ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं कि फेरस कब बोला जाता है, फेरस या फेरक कब बोला जाता है, तो वो अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो इसमें जो भौतिक अवस्था दर्शाते हैं हम, वो दर्शाते हैं सॉलिड, लिक्विड और ठोस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस मतलब गैस होता है, और एक्वस यानी 4 प्रकार की आपकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन। ये 4 प्रकार की आपकी भौतिक अवस्था होती हैं जो कि हर एक अभिक्रिया में लिखना आवश्यक है। इसके बगैर मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए इनको लिखना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही किसमें, अब देखिए आगे बताया गया है रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना कैसे होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना बहुत ईजी है, इसमें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, आराम से हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा अलग से टाइम चाहिए होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इससे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल आता है, वो थ्योरेटिकल मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये नियम जो दिया था वो दिया था 1789 के अंदर, 1789 के अंदर एंटीमोन लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने। ध्यान रखिए, उन्हीं को ही आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले तत्वों को धातु अधातु में बांटा था, तो इनको ही कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ना तो उसमें द्रव्यमान का निर्माण होगा, ना ही वो नष्ट होगा। इस प्रकार से जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूं, H2 + O2 गिव्स H2, यही सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है, इसलिए मैं इसी को ले रहा हूँ। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन मैंने 2 लिए, ऑक्सीजन मैंने कितना लिया, 2 लिया, तो 2 का द्रव्यमान, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 का द्रव्यमान 1 होता है, 2 का द्रव्यमान 2 हो गया। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है वो 1 का 16 होता है, 16 होता है, 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 का कितना हो गया, 32। अब ये मेरे पास टोटल जो बना ना ये 34 बना। अब इधर देखते हैं हम रिएक्शन के बाद जो उत्पाद में हमारे लिए बना है वो कितना है। तो इसमें हमारे लिए हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन कितनी है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो ये कितना बना, 16, यानी टोटल 18 आया। यहाँ हमारे पास 34 था, यहाँ पे हमारे पास 18 आया हुआ है। तो इसीलिए रसायन इसमें अब द्रव्यमान का निर्माण मतलब अभी हमने पढ़ा था कि ना तो नष्ट होता है ना ही निर्माण होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। बैलेंस करना मैं अलग से बताऊँगा, लेकिन आपको भी बता दे रहा हूँ, और 2 यहाँ लगेंगे यानी 2H2। अब देखेंगे इधर मैंने अगर 2 लगाया इसके सामने तो ये पूरे पर मल्टीप्लाई कर गया, इसलिए 2 दूनी 4 और पूरा 2 उस पर करेगा तो 32 हो जाएगा, 34 हो जाएगा टोटल। ठीक है,
तो इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसका निष्कर्ष जो बताया गया है वो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसीलिए हम किसी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के मेनली तो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं पहले। एक तो नंबर 1 होता है संयोजन, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी इसमें 2 अभिकारक होंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, जैसे इसमें दिया गया A + B गिव्स C, यानी इसमें हमें दिया गया 2 उत्पाद मिले, 2 अभिकारक मिले, इन्होंने निर्माण किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया गया कोयले का दहन। जब कोयले का दहन हम कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं तो 2 मिले हुए हैं, यानी हमारे पास कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। जब हमें इन्होंने दिया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा जल का निर्माण। वही मैंने बताया भी था, जल का जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं तब जल का निर्माण होता है। यानी हमारे पास अभिकारक तो 2 हैं, लेकिन उत्पाद में जो बना वो हमारे पास एक ही उत्पाद बन के आया। यानी अभिकारक हमने 2 लिया है, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन उत्पाद हमारे पास सिर्फ आया 1 बन के, ठीक है। ये होता है संयोजन। अब होती है वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें एक अभिकारक होगा और 2 उत्पादों में वो विखंडित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब ये 3 प्रकार का होता है। एग्जाम्पल से पहले ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार से हो सकता है। ऊष्मीय वियोजन, यानी हीट के माध्यम से उसका वियोजन तोड़ा जाए उसको। वैद्युत वियोजन, यानी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से तोड़ा जाए। और प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको तोड़ा जाए। तो सबसे पहला इसमें हमने तीनों रखे हैं। इसमें सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिकारक का ऊष्मा द्वारा या गर्मी द्वारा किया गया वियोजन, यानी ऊष्मा यानी हीट के द्वारा इसका वियोजन किया जाना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा के माध्यम से हमने इसको हीट किया यानी गर्म किया, और इसने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमको दिया। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, गर्म करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कहलाता है आपका ऊष्मीय वियोजन। उसके बाद आता है वैद्युत वियोजन। वो वियोजन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण होता है, वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे हमने जल को लिया और जल के अंदर हमने विद्युत प्रवाहित की तो जल H2+O2 में टूट जाता है, तो ये कहलाता है आपका वैद्युत वियोजन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाशीय वियोजन। ये जो वियोजन होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे कि जो चांदी की चीज़ें काली पड़ जाती हैं, वो यही रीज़न है इसका। तो इसमें हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया है AgCl, और इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन कराया तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। अब इस सिल्वर और क्लोरीन में टूटना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले ब्लैक एंड वाइट फोटो होते थे उनमें इसका उपयोग होता था, यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। जो ब्लैक एंड वाइट फोटो होते थे ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। ये थोड़ा मैंने अभी अभिक्रिया बताया 3 प्रकार की, लेकिन ये थोड़ा टॉपिक अलग था, इसके लिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। सिंपल समझिए, जो तगड़ा इंसान है, पैसे वाला है, एक गरीब इंसान है, जो अगर किसी पैसे वाले को वो जगह पसंद आ गई तो या तो उसे मनाएगा पहले, या फिर उसको ज़बरदस्ती उसके वहाँ से हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा। ऐसे ही इसमें होता है। इसमें देखिए आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया कराई तो इसमें फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट और कॉपर बना। यानी अभी रिएक्टिविटी टेबल आपके चैप्टर नंबर 3 में भी है, उसको आप देख सकते हैं एक बार। मैं उसको यहाँ पे नहीं लेके आया। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो आपका एक पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ऐसे करके होते हैं, और लास्ट में जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो आपका प्लेटिनम और सोना होता है। तो इसमें बताया गया देखिए कि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उस टेबल में आप देखेंगे कि फेरस जो है वो कॉपर से ऊपर आता है, यानी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी तगड़ा इंसान है, ज़्यादा पैसे वाला है और अच्छा वो है, इसका वर्चस्व अच्छा है। तो ये कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से हटा देगा और ये लोहे का सल्फेट बनेगा, यानी आयरन सल्फेट का निर्माण होगा। उसके बाद आता है द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण में 2 यौगिकों के बीच आदान प्रदान होता है, यानी इसमें 2 यौगिकों के बीच आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें देखिए ये क्या होता है, इसमें यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ पे इससे टूटने के बाद ये वाला जो है
ये तो इसके साथ चला जाता है और इसके साथ ये चला जाता है, यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें विस्थापन नहीं होता। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है जब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, यानी टूट कर दोनों पहले वाला जो है वो दूसरे वाले के लास्ट वाले के साथ चला जाता है यौगिक के, और पहले वाला दूसरे वाले का पहले वाला, दूसरे वाले का पहले वाला अंतिम वाला इसकी तरफ आ जाता है। इस प्रकार से ये बन जाता है। तो इसमें जो बेरियम सल्फेट का सफेद अपेक्षेप होता है, ये इसका जो निर्माण होता है ये अविलेय होता है जल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद आता है उपचयन और अपचयन। देखिए उपचयन अपचयन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है लेकिन सिंपल है, आप ध्यान रखिए। उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। सिंपल समझिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन होता है। उसके बाद होता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है हमें वो दे रखा है उपचयन का सॉरी। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, यहाँ पे कार्बन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, लेकिन ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसको उपचयन बोला जाता है। तो ये उपचयन का एग्जाम्पल है। इस वाले में दोनों हो रहे हैं, इस वाले में आप देखेंगे तो दोनों हो रहे हैं। इस वाले में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो ये अपचयन है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो ये उपचयन है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोला जाता है रेडॉक्स। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद आता है दैनिक जीवन में उपचयन का अभिक्रियाओं का प्रभाव, यानी उपचयन हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। तो सबसे पहला होता है इसमें संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो धातु संक्षारित हो जाती है, यानी कोई भी जो धातु है वो नमी, वायु के संपर्क में आती है और पानी के संपर्क में आती है या अम्ल के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, लोहे पर जंग लगना होता है, सिल्वर जो चांदी होती है उसका काला पड़ना होता है, तांबे पर हरी परत बनना होता है। ये सारे एग्जाम्पल आप देखते भी होंगे, ये सारे एग्जाम्पल इसमें होते हैं। उसके बाद आता है विकृत गंधता, यानी वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा घर में एक दो दिन गर्मी के मौसम में अगर फ्रिज में खाना ना रखा जाए, सब्जी ना रखा जाए तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, इसके कारण उसकी स्मेल में परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा होगा जो चिप्स होते हैं, जो आलू के चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स जो होते हैं, उनमें या कोई भी स्नैक्स वगैरह हों तो उसमें हवा सी भरी रहती है, उसमें गैस भरी रहती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। उसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके उपयोग से हम उसका जो ऑक्सीडेशन है वो रोक सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडी गैस होती है, यानी रूम टेम्परेचर पर सबसे ठंडी गैस नाइट्रोजन को ही माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके बचाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर हम बचाव की बात करें, लोहे पर जंग लगने को बचाना चाहें तो इसको हम पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। पेंट करना, ग्रीस लगाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, या क्रोमियम लेपन, इन सारी चीज़ों से हम बचा सकते हैं। अभी मैंने इसका आपको विकृत गंधता का तो बताया था, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके। दूसरा फ्रीज का उपयोग करके, फ्रीज के अंदर यानी चीज़ को ठंडा करके, जो भी वस्तु है उसको ठंडा करके हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अंतिम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रकार का होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय जो अभिक्रिया होती है, इसमें जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी जिनमें अभिक्रिया हो तो उसमें उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ जो हीट है वो भी, एनर्जी भी निकलेगी, तो उसको बोलते हैं हम आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, प्राकृतिक गैस अगर कहीं पर बोली जाए तो वो नेचुरल गैस मीथेन होती है, CH4+O2, यानी मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, पानी मिलेगा और संग में हीट मिलेगी। ऐसे ही अगर हम कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है प्लस हीट मिलता है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आता है। यानी सिंपल समझ लो, जिस अभिक्रिया को करने पर ऊष्मा का उत्पादन होता हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश या वैद्युत ऊर्जा की प्रकाश, वैद्युत या ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह ऊष्माशोषी वियोजन कहलाता है। यानी जिस अभिक्रिया को करने में ऊष्मा लगती हो वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो वियोजन वाले जो हमने पढ़े थे वही वाले इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसको आप देख लेना। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए डिमांड थी, अभी मैं कोशिश करूंगा कि सेकंड चैप्टर का भी वीडियो बना देता हूं 10th क्लास के लिए। 11th 12th के लिए थोड़ा लंबा वीडियो पड़ेगा, उसके लिए मैं अभी बनाता नहीं हूं। अगर जिस किसी को भी ऑफलाइन पढ़ना है तो मेरी क्लासेस हैं
साइंस क्लासेस बाय विष्णु सर के नाम से। मैंने अपने इलाके मढ़ौरा में बलदेव मथुरा में जो कोचिंग खोल रखी है। पहले मैं पढ़ाता था, ऑफलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन इसकी मैंने कोचिंग खोली है, इसका मैंने एडवर्टाइजिंग किया है। तो किसी को भी पढ़ना हो तो मेरे पास एडमिशन ले सकता है और पढ़ सकता है। केमिस्ट्री एक अच्छे लेवल से, एक ईजी वे में मैं केमिस्ट्री समझाऊंगा। IUPAC से लेके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारी केमिस्ट्री आपकी क्लियर होगी। और जिनको बायो पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, CBSE हो, UP बोर्ड हो, कोई भी हो, उसका मैं क्लियर कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। और जी हम इसमें बताना भूलिएगा, जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए मैं GK भी पढ़ाता हूँ, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।